परमानंद पांडे जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बहुत ही बेहतर तरीके से आपको तमाम कानूनी पहलुओं को समझाने की कोशिश करेंगे और समझाएंगे कि आखिर ये जो कानून आया तो इसका मकसद क्या था, क्यों लाया गया, कैसे लाया गया और अब ये किस तरह से काम कर रहा है, क्या कुछ आप अपने फेवर में चीजें लाने के लिए कर सकते हैं, कौन सा कानूनी रास्ता आपको अख्तियार करना है अगर इस तरह की दिक्कतें आपको है। बहरहाल सबसे पहला सवाल मेरा परमानंद पांडे जी आपसे है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लाने का मकसद क्या था सर? नेहा जी, आपने काफी चीजें तो बता दी हैं जी। मैं आपको एक छोटी चीजें पहले शुरुआत करने के लिए पहले बता दूं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार एक तरह से संस्थागत चीज हो गई, एक इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई। आपने देखा होगा कि बहुत सारे, आप लोगों के टाइम पर नहीं, हमारे समय में ये स्थिति आती थी कि लोग कहते थे कि नौकरी पा गए हैं तो नौकरी पाने पर मान लीजिए उसकी तनख्वाह 1000 है या 1500 रुपए है या 2000 रुपए है, कह रहे थे कि ये मत बताइए आप मुझे, ये आप बताइए कि नौकरी में जितनी तनख्वाह मिलती है उसके अलावा आपको क्या मिलेगा। तो ये है, आपने प्रेमचंद की कहानी पढ़ी होगी। प्रेमचंद की कहानी में वो एक बात आ गई है कि बेटा तुम तनख्वाह पर ज्यादा विश्वास मत रखना, तुम पुजापे पर ज्यादा ध्यान रखना कि तुमको कितना पैसा मिल जाता है बाहर से, ऊपरी कमाई जिसको बोलते हैं। इस ढंग से, इस नाते इसको संस्थागत रूप दे दिया गया। आपको इसी से संबंधित एक छोटी घटना और बता दूं मैं। जस्टिस B.R. कन्हैया सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो एक बार लखनऊ गए। तो अब मैं मोहल्ले का नाम भी बता दे रहा हूँ। लखनऊ में महानगर मोहल्ले से गुजर रहे थे, अपनी गाड़ी में बैठे हुए उन्होंने कहा कि यार ये कोठी बहुत अच्छी है। तो उसके उनके साथ बैठे हुए एक आदमी ने बताया कि सर ये कोठी फलाने DIG की है, ये कोठी IG की है, ये कोठी वहाँ के कमिश्नर की है, ये कोठी SSP की है, ये कोठी DM की है, ये कोठी डायरेक्टर की है, ये कोठी सेक्रेटरी की है, ये ढंग का बताया। तो उन्होंने आने के बाद एक लेख लिखा और वो लेख छपा गया, छपा वो अखबारों में। उस लेख में उन्होंने लिखा कि एक एक ईंट वहां के गया हूं मैं, एक एक ईंट भ्रष्टाचार की कहानी कह रहा है। जो वहां से निकलता जा रहा हूं तो कोई एक ईंट ऐसा नहीं है जो ये न बताता हो कि इसमें भ्रष्टाचार लिप्त है। तो ये आपके इस देश की घटना रही है कि भ्रष्टाचार से लोग तबाह आ चुके थे। इसी के पृष्ठभूमि में ही ये 2018 का ये कानून आया है। इसके जो आपने कहा ना कि इसके पीछे कारण क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इस ऑब्जेक्टिव का उद्देश्य था, इसका उद्देश्य यही था कि भ्रष्टाचार से लोग मुक्त हो जाएं और भ्रष्टाचार से लोग तबाह हो चुके थे, थक चुके थे। इतना कि आप छोटे छोटे दफ्तरों में भी जाइए, छोटा सा काम कराने के लिए भी आपको, छोड़ दीजिए बात, अस्पताल में जाते हुए भी, अस्पताल में दवा लेने के लिए जो आपकी बेसिक नीड होती है, वहां पर भी कहते थे, वहां पर लाइन में लगने के लिए, पर्ची कटवाने के लिए 10 रुपए या 5 रुपए ले लेते थे लोग। ये तो पुलिस स्टेशन को मान लीजिए भ्रष्टाचार का अड्डा ही माना जाता था। वहां पर आपको FIR दर्ज कराना होता था तो FIR दर्ज कराने के लिए आपको पैसा देना पड़ता था। ये स्थिति थी। इन सारी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए ये कानून प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लाया गया, जिसके कारण ये 2018 में, हालांकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पहले भी था 2047 में, लेकिन वो इतना कम था, नाकाफी था कि उससे कोई काम नहीं चलता था। बाद में ये 2018 का जो कानून लाया गया है, उस कानून में 2-3 चीजें ऐसी लाई गई, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का एक उसमें ध्यान रखा गया, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का ध्यान रखा गया, जैसे उसमें CBI और ED को ज्यादा पावर दे दिए गए। तो इस नाते ये इसके पृष्ठभूमि रही जिसका हमको स्वागत करना चाहिए और अच्छी बात हुई है, जिससे भ्रष्टाचार में थोड़ी सी कमी जरूर आई है। जी सर, सरकारी सेवक को क्रिमिनल मिसकंडक्ट के लिए कब या किन हालातों में सजा दी जा सकती है? इस कानून द्वारा किस किस अपराधों की सजा दी जाती है सर? देखिए, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो सरकारी कानूनों में ही होता है। वो सरकारी कानून का सरकारी कर्मचारी ही करते हैं। सरकारी कर्मचारियों का आप देख लीजिए कि उनका जो घूस लेने का और तरीका है, वो वहां तक तो छोड़ दीजिए, अपने यहाँ की बात छोड़ दीजिए, काम करने का, वो जो दुकानें होती हैं प्राइवेट होती हैं, वहां पर भी जांच परख के दौरान अगर कोई चीज गए कि यहाँ कोई एडल्ट्रेशन का काम हो रहा है क्या, इसको जरा देखिए,
आपने ध्यान दिया होगा, देखिए एक आदमी पहले 2015 या 16 की बात है, जब वो कर्नाटक में मंजुनाथ नाम का एक व्यक्ति था, वो जांच करने के लिए गया था कि इस पेट्रोल पंप पर कितनी मिलावट की जाती है। उस मिलावट की जांच करने के आरोप में उसके थोड़े दिन बाद उसकी हत्या कर दी गई। तो यह तो सरकारी कर्मचारियों के हालात थे। आपने बिहार की एक घटना देखी होगी, उस बिहार की घटना में वो दुबे नाम के लड़का इंजीनियर था, जो ये रोज देखता था कि हाईवे पर इस ढंग से सही चीज में मिलावट की जाती है और जिसके कारण हाईवे खराब हो जाते हैं। 3 महीने 2 महीने बाद उन सड़कों पर चलना दूभर हो जाता है। ऐसी स्थिति आती है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। वो भी वहां पर मिली भगत से, सरकारी कर्मचारियों की मिली भगत से, वो खुद सरकारी कर्मचारी था, प्राइवेट ठेकेदार ने उसकी हत्या कर दी। तो यह एक स्थिति थी कि इनको कानून में ले आने के लिए, इनके ऊपर दंड करने के लिए ये जरूरी हो गया था कि इनके खिलाफ कोई कानून लाया जाए, जिससे कि इस पर कोई रोकथाम की जा सके, जिससे पर इन पर रोक लगाई जा सके। नहीं तो ये स्थिति इतनी तेजी से बढ़ गई थी कि प्राइवेट हो या सरकारी कर्मचारियों की बात छोड़ दीजिए, सरकारी कर्मचारियों की सतह पर ही प्राइवेट कर्मचारी भी, प्राइवेट संस्थानों में काम करने वाले लोग भी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हो गए थे। और जब आप ये पूछते थे कि आप घूस क्यों देते हैं, तो कहते थे बिना घूस दिए हमारा काम नहीं चल सकता है, और हम घूस नहीं देंगे तो हमारा कोई एक काम नहीं होगा। इस नाते हम घूस देते नहीं हैं, हम घूस देने के लिए बाध्य कर दिए जाते हैं। ये स्थिति हो गई थी। तो ये 2018 का कानून इस लिहाज से ये एक हो गया है कि कम से कम अब आपको थोड़ा सा ये एक विसिल ब्लोअर की चीजें मिल गई हैं। आपको ये भी मिल गया है कि आप टेक्नोलॉजी ने थोड़ा सा इसमें काम किया है, टेक्नोलॉजी के कारण थोड़ा सा इस पर रोक लगी है, लेकिन अभी पूरी तरह से इस पर रोक नहीं लग पाई है, पूरी तरह से इसको खत्म नहीं किया जा सका है। जी सर, अगर कोई सरकारी कर्मचारी घूस मांगे तो कैसे और कहां पर शिकायत करनी चाहिए? देखिए, ये आपने ठीक कहा कि सरकारी कर्मचारी घूस मांगे तो कहाँ शिकायत करें। सरकारी कर्मचारी तो कहता है कि अगर मेरी शिकायत तुमने किया तो अब ये मान लो कि जो तुम्हारा काम होने वाला था वो भी अब नहीं हो पाएगा। अब बेचारा आदमी डर जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हिम्मती लोग होते हैं, हिम्मत दिखाते हैं तो निश्चित तौर पर कोई न कोई लाभ मिलता है। ऐसे अगर उनको पता चल जाए कि हमसे ये घूस मांगा जा रहा है, तो सबसे पहले जरूरी चीज है कि आप उसका CVC माने वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को बताइए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में आप आजकल तो पोर्टल पर भी आप शिकायत कर सकते हैं। FIR दर्ज कराने की कोई जरूरत नहीं है। CVC में आप उस चीज को सूचित करिए और उस घटना को बताइए कि देखिए हमसे ये घूस मांगा जा रहा है। और अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए, तो एक एनोनिमस माने अज्ञात रूप से भी उसकी शिकायत करेंगे तो भी उसकी जांच हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। मान लीजिए अगर हमने शिकायत किया और शिकायत करने के बाद उस पर कोई जांच नहीं हुई, तो कुल मिला के ये स्थिति आ जाएगी कि हमको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए सबसे जरूरी चीज है कि जो शिकायत करता है उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान को छिपा के रखा जाए, और पहचान को छिपा के रखने के बाद इसकी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर जांच हो, और जांच होने के बाद दोषी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। यही इसका उद्देश्य है, और ये उद्देश्य कम से कम टेक्नोलॉजी के समय में थोड़ा सा अब आने लगा है। अब आजकल के नए लड़के भी आ गए हैं, नए लड़के लड़कियां भी इस चीज को देख रहे हैं कि कोई आदमी घूस मांगता है तो वो उसका एक तरह का फोटो लेते हैं कैमरा से, अपने वो मोबाइल ने भी इस चीज को आसान कर दिया है। वो लेकर के उसकी शिकायत करते हैं, और अब तो ये सोशल मीडिया का जमाना आ चुका है कि उसको वायरल करने लगते हैं। तो इस चीज के कारण सरकार जो है उस पर जांच करने के लिए बाध्य हो जाती है। तो ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन कानूनी रूप से आपको जरूरत है कि आप FIR दर्ज कराएं या न दर्ज कराएं, आप CVC में कंप्लेंट दें, एनोनिमस अज्ञात कंप्लेंट देंगे, शिकायत करेंगे तो भी इसकी जांच होती है। भ्रष्टाचार रोकथाम से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी ब्रह्मानंद पांडे जी लगातार आपको दे रही हैं। सर, ब्रेक पे जाने से पहले जिस बात का जिक्र मैं कर रही थी कि घूस मांगने के आरोप में किस तरह के सबूतों की जरूरत होती है, कैसे ये तय किया जाएगा कि इसने हमसे घूस मांगी, और कैसे इस आरोप को हम सिद्ध करेंगे, सबूत क्या देंगे उसके लिए?
जी नेहा जी, आपने एक बहुत ही मुफीद सवाल उठाया है, बहुत ही उत्तम किस्म का सवाल उठाया है। जी। क्योंकि आजकल के जमाने में ये हो गया है कि आरोप लगा दिया जाता है, आरोप के पीछे कोई कारण नहीं होता है। कई बार ये भी होता है कि सही कर्मचारी भी जो बेचारा फंसा दिया जाता है कि तुमने मुझसे घूस मांगा। तो आपने ब्रेक जाने के पहले भी और ब्रेक के बाद भी जो ये सवाल पूछा है, ये निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर सवाल है और इस सवाल पर विचार किया जाना चाहिए। और विचार खैर सरकार गवर्नमेंट ने किया भी और एक्ट में भी प्रावधान है। इसी नाते कहा गया है कि अगर आपको किसी ने घूस मांगा है आपसे, या आपने घूस दिया है, या किसी ने घूस लेकर के ये कार्रवाई की है, तो निश्चित रूप से उसके पीछे आपका कोई कारण तो होना चाहिए। आप बताइए कि इन्होंने मुझसे पैसा मांगा, तो पैसा मांगा तो उसका कोई गवाह होना चाहिए या कोई और प्रमाण होना चाहिए, या आपने उसको ट्रांसफर किया, कैसे किस ढंग से पैसा दिया है, ना सामान्य तौर पर कैश ट्रांसफर ही होता है। तो ये आप उसका फोटो लीजिए और भी चीजें लीजिए। आजकल के जमाने में कई चीजें आ गई हैं कि जब तक आप ये प्रमाण नहीं देंगे तब तक ये प्रमाण को कोर्ट में ये स्टैंड नहीं करेगा, कोर्ट में इस चीज को नहीं मान सकते हैं। ये आपने कह दिया आरोप लगा दिया। आरोप लगाने में आजकल जितना घूस मांगने की घटना होती है उससे अधिक आरोप लगाने की घटना होती है, और आरोप में भी कई बार सत्यता नहीं होती है और निराधार असत्य आरोप लगाए जाते हैं। इसी नाते निश्चित रूप से आपको प्रूफ इकट्ठा करना होगा, आपको प्रमाण इकट्ठा करना होगा। प्रमाण इकट्ठा करने के बाद ही तब आप जाकर के इसका कोई कंप्लेंट कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। जी ठीक है सर, अगर कर्मचारी पर विभागीय कार्रवाई हो रही है तो क्या उसे निलंबित किया जाता है, कि कैसे उस पर कार्रवाई होती है? जी, कर्मचारी को देखिए, आप बताएं, हम लोग तो इस ढंग से ट्रेड यूनियन में भी इस चीज को देखते हैं कि कर्मचारी पर अगर आपने कोई कार्रवाई शुरू कर दिया, डोमेस्टिक इंक्वायरी या घर माने आपने विभागीय कार्रवाई शुरू कर दिया, विभागीय कार्रवाई शुरू करने के बाद अगर आपने उसके खिलाफ सस्पेंशन नहीं किया है, उसको निलंबित नहीं किया है, तो क्या करता है वो? एक धौंस पट्टी दिखाता है। धौंस पट्टी दिखा करके सारे प्रमाणों को, वो सबूतों को नष्ट कराने की कोशिश करता है और ऐसी धमकी देता है जो उसके खिलाफ गवाही देने के लिए आते हैं कि तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी, तुमको हम इस केस में फंसा देंगे। निश्चित तौर पर इस चीज से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि विभागीय कार्रवाई करते समय उस व्यक्ति को निलंबित किया जाए। और इसी नाते शायद यही कारण भी है कि विभागीय कार्रवाई शुरू करने के बाद ही उस व्यक्ति को निलंबित कर दिया जाता है, जिससे वह अपने प्रमाणों को नष्ट न कर सके, अपने खिलाफ के प्रमाणों को नष्ट न कर सके और किसी दूसरे व्यक्ति को जो शिकायत करता है उसके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई न कर सके। इसीलिए ये जरूरी होता है कि उसके खिलाफ उसको निलंबित कर दिया जाए। जी ठीक है सर, रिटायरमेंट के बाद अगर सरकारी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार संबंधी जांच बैठती है तो क्या प्रक्रिया उसकी होती है और क्या पुलिस को परमिशन लेनी पड़ती है उसके लिए? जी, ऐसा है कि अगर देखते हैं, ये कई बार ऐसा आप अखबारों में देखते होंगे कि एक दिन पहले उस व्यक्ति के रिटायरमेंट के एक दिन पहले कार्रवाई हो जाती है। एक दिन पहले उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उसको सारी जो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं, सारी बेनिफिट्स और सारी चीजें सुविधाएं उसकी छीन ली जाती है कि नहीं दिया जाता है, तो उस पर जांच की जाती है। इसी नाते कई बार ऐसा होता है कि कर्मचारी कहते हैं कि अब हमारे यहाँ कहावत होती है ना, भोजपुरी में हमारे यहाँ एक कहावत है कि अब हमारा आप क्या करेंगे, अब तो हम निकल के चले आए हैं। निकल के नहीं चले आए हैं। अगर ये पता चल जाता है कि भ्रष्टाचार के माध्यम से आपने जो आय का स्रोत था, आपकी मान लीजिए 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है और आपने 50 करोड़ की संपत्ति बना ली है, तो उस 50 करोड़ की संपत्ति के कारण बताइए आपने कई बार ऐसा है कि बेनामी संपत्ति लोग बना लेते हैं, पत्नी के नाम पर 10 मकान खरीद लेते हैं जबकि वो पत्नी कहीं कोई बेचारी काम नहीं कर रही होती है। बेटे के नाम पर, अपने रिश्तेदारों के नाम पर, अपने भाइयों के नाम पर, अपने चाचा ताऊ के नाम पर, अपने लोगों कई लोगों के नाम पर प्रॉपर्टी बेनामी बना लेते हैं और उस चीज को तो इस चीज का जांच का अगर पता चल जाता है कि जिस व्यक्ति ने रिटायरमेंट के पहले अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्तता दिखाते हुए और इतना संपत्ति बटोर लिया है,
तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई हो सकती है और उसकी सीबीआई से भी जांच हो सकती है, उसकी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर से भी जांच हो सकती है। उसमें अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसका पता भी चल सकता है, जैसे कोई अगर उसने शिकायत की है तो। इस नाते इसमें पुलिस की परमिशन की कोई जरूरत नहीं होती है। ये ईडी और सीबीआई अपने आप में पर्याप्त है कि परमिशन बिना लिए हुए ही उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि उसके खिलाफ पुख्ता प्रमाण मिल चुके हैं। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका परमानंद पांडे जी। आपने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही तफसील से हमें जानकारी दी। हमारे दर्शकों को भ्रष्टाचार निरोधी कानून के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।